हेलो बच्चों, तो परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्वेश्चंस बना रहे हैं कक्षा 12वीं नवबोध के क्वेश्चंस गणित। हम चैप्टर में आए हैं अध्याय 9 का चैप्टर है अवकल समीकरण। तो हम उसका पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। अवकल समीकरण बहुत ही इजी और सरल समीकरण है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अवकल समीकरण क्या होता है। तो आप समीकरण तो जानते हैं कि समीकरण क्या होता है। अवकल समीकरण उसको बोलते हैं जिस समीकरण में एक स्वतंत्र चर जैसे x हो और x के ऊपर डिपेंड कौन करता है y। तो एक स्वतंत्र चर x हो, उस पर आश्रित चर y हो और इसके अलावा आपके पास एक अवकल गुणांक हो, एक या एक से अधिक अवकल गुणांक हो, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स उसका स्क्वायर। तो इस टाइप का जब अपन को समीकरण प्राप्त होता है तो उसको अवकल समीकरण बोलते हैं। तो अब अवकल समीकरण के पश्चात हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि इसकी घात कितनी होती है, तो कोटि कितनी होती है। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन लिखा आपको समझाने के लिए कि घात और कोटि क्या होती है। तो आप ये सबसे पहले कोटि को समझिए कि यहाँ पर जितने बार उच्चतम अवकल समीकरण, जितने बार आपकी अवकल समीकरण होगी उस वाले की गुणांक को हम उसको कोटि कहते हैं, उच्चतम अवकल गुणांक। उच्चतम अवकल गुणांक मतलब एक बार अवकलन किया है तो कोटि 1 होगी, 2 बार अवकलन किया है तो कोटि 2 होगी। तो जैसे यहाँ इस प्रश्न में देख लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स को देखना है। डी वाई अपॉन डी एक्स एक बार अवकलन हुआ इसलिए कोटि 1 हो गई, इसमें 2 बार अवकलन हुआ इसलिए कोटि 2 हो गई। इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कोटि होने के पश्चात अब दूसरी बात मैं क्लियर करने जा रही हूँ आपको, घात। तो घात क्या होती है, तो यहाँ पर उच्चतम अवकल गुणांक जो है, सबसे हाईएस्ट अवकल गुणांक जो है उसकी पूरे की घात देखिए। जैसे इसमें तो अवकल गुणांक एक ही है, ये अवकल गुणांक है, इस पूरी की घात कितनी है, 1, तो इसलिए घात 1 होगी। इसमें अवकल गुणांक ये वाला है, उसकी घात कितनी है बच्चों, 1, तो इसकी घात 1 हो गई। यहाँ पर कितना है अवकल गुणांक, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन यहाँ पर डी वाई अपॉन इसकी घात कितनी है, 3 है, तो इसकी घात हो गई 3। तो इस प्रकार अवकल गुणांक की घात और कोटि हमारे पास सबसे पहला प्रश्न बोर्ड एग्जाम में यही आता है कि उसकी घात और कोटि को पहचानने बोलता है। तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का यही है। उसमें से मैं प्रश्नावली 9 की प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन ले रही हूँ। इस पहले क्वेश्चन में मैंने लिखा है, जहाँ पर डायरेक्ट आपको दिख जाता है वो तो मैंने ऊपर बता दिया आपको, परंतु कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं दिखता है। जैसे वर्गमूल की घात आ जाए, बट्टे में यदि आपको घात आ जाए तो उस कंडीशन में आपको वर्गमूल हटाना पड़ेगा या बट्टे को हटाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने ये प्रश्न लिखा है, इसके हमको घात और कोटि निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे कि एक तरफ ले आइए, वर्गमूल वाले को एक तरफ रखिए और बिना वर्गमूल वाले को एक तरफ रखिए। आपको बिना सॉल्व किए आप इसको नहीं देख सकते डायरेक्ट कि इसकी घात और कोटि क्या होगी। तो अब देखिए, अब मैंने एक तरफ ले आया। अब देख, ये वर्गमूल को हटाना तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो जब आप दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे उस स्थिति में ये y माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, इस पूरी की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यहाँ से वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो ये आपने लिख लिया इस प्रकार। अब आपको उसको खोल दीजिए, आप फॉर्मूले के मेथड से खोलेंगे तो आप ए स्क्वायर के अनुसार ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल रहे हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये खुला। और यहाँ पर भी कितना है, बराबर 1 धन डी वाई अपॉन डी एक्स की घात कितनी हो गई, 2 हो जा रही है। तो आप जब आप इसको हल करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस समीकरण में, तो इस अवकल समीकरण में यहाँ पर हमारे पास उच्चतम अवकल गुणांक है, एक बार अवकलन हुआ है इसलिए उसकी हो जाएगी कोटि 1 हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए घात, उस पूरी की घात कितनी है, 2 है, इसलिए इसकी घात हो जाएगी 2। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखिए, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा p इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर पूरी की पावर 3/2 और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। तो आपको कभी भी घात और कोटि पहचानने को, तो घात में कोई भी पावर में 1/2 फ्रैक्शन में घात नहीं होनी चाहिए। तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर हर दिया हुआ है इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो p के बाजू में आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और हमारे पास ये बचा है 1 धन डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 और पूरी की पावर है अपने पास 3/2 ले लिया। अब 3/2 में ये बाय 2 को 1/2 को हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा। तो जब आप इसको वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा पी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पूरी की घात 2, और यहाँ से 1/2 हट जाएगा तो इस पूरी की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी। ठीक है, आप चाहे तो इसको पावर 3 से भी खोल सकते हैं। तो हमको कहाँ की जरूरत पड़ती है, हमको कोटि और घात की जरूरत है।
तो कोटि और घात देख लीजिए, यहाँ पर कोटि में यहाँ पर यदि आपके पास फॉर्मूला होगा तो जरूर खोलिएगा। यहाँ पर डबल अवकलन हुआ है, डबल अवकलन में गुणा है तो वर्ग भी करेंगे तो आपके पास ये वर्ग ही रहेगा, जबकि यहाँ पर सिंगल अवकलन तो इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए हमको इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोटि देख रहे हैं आपके पास डबल अवकलन है या सिंगल अवकलन है, तो डबल अवकलन तो कोटि हो गई 2, और आपके पास डबल अवकलन की ही जो उच्चतम अवकल समीकरण होता है, उच्चतम अवकल गुणांक, उसकी घात देखते हैं, उसकी घात 2 है तो हमारी घात भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो बहुत आसानी से आप कोटि और घात हल करके पहचान सकते हैं। आप इस चैप्टर में दूसरा प्रश्न आता है आपके पास कि सत्यापित कीजिए कि दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। यानी कि आपके पास प्रश्न में दिया है और उसका अवकल समीकरण में दिया है या डैश dy/dx को शो कर रहा है। तो जब प्रश्न दिया है तो आप हल का स्टार्ट करिए, जो प्रश्न है उससे करेंगे। तो y बराबर हुआ cos x प्लस c, इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों में आप dy/dx लगा लीजिए, d/dx यह लगा लिया, d/dx ये हुआ cos x प्लस c। तो dy/dx को अपन y डैश भी लिख सकते हैं। cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x और अचर पद का अवकलन 0 होता है, तो ये हो जाएगा y डैश प्लस साइन x इक्वल टू 0। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये वाला का अवकल समीकरण यही है। देखिए यही पार्ट आया है। इसी में आप दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू a cos x प्लस b साइन x, ये प्रश्न दिया है और हमको अवकल समीकरण लेकर आना है d²y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं मेरे को ये सिद्ध करना है कि इसका अवकल समीकरण ये है। तो यहाँ पर डबल अवकलन दिख रहा है तो आपको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो x के सापेक्ष आप जब अवकलन करेंगे तो पहला अवकलन करिए, दोनों पक्षों में d/dx लगा लीजिए। तो d/dx लेफ्ट हैंड साइड में लगाया मैंने और d/dx लगाया राइट हैंड साइड में, a cos x प्लस b sin x। इस चैप्टर को करते वक्त आपको अवकलन और समाकलन दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। समाकलन भी इसमें करना पड़ेगा, तो देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको क्या करना इस्तेमाल करना है। तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो d/dx इसके साथ भी, d/dx इसके साथ भी करेंगे तो एक तो कांस्टेंट टर्म से cos x का अवकलन हो गया माइनस साइन x प्लस b कांस्टेंट टर्म से और साइन x का अवकलन हो गया cos x। उसके पश्चात आप पुनः अवकलन करिए, पुनः अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब पुनः अब आप अवकलन करोगे तो dy/dx का क्या लिखेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में d²y/dx², और यहाँ पर फिर d/dx लगाया और ये हुआ माइनस a साइन x प्लस b cos x। तो उस स्थिति में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर d²y/dx² अवकलन जब करेंगे तो माइनस से, तो ये कांस्टेंट टर्म से साइन x का अवकलन cos x हो गया प्लस b कांस्टेंट टर्म से cos x का अवकलन हो गया माइनस से, प्लस को माइनस साइन x लिख ले रहे हैं हम। तो इस यहाँ पर यदि हम माइनस को कॉमन निकालें d²y/dx², इसमें से माइनस को कॉमन निकालते हैं तो a cos x प्लस b sin x मिलता है। और आप प्रश्नावली क्वेश्चन से देखेंगे तो ये क्वेश्चन सेम है बच्चों, देख लीजिए y का मान ही a cos x प्लस b sin x है, a cos x प्लस b sin x है। फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 से ये वापस हमको प्रश्न ही मिल रहा है, तो आप इसको प्रश्न यानी कि y का मान मिल रहा है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया d²y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। तो ये प्रकार सिद्ध हो जाएगा कि इसका अवकल समीकरण ये है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। हमको ये क्वेश्चन दिया x y इक्वल टू log y प्लस सी और y डैश इक्वल टू ये लिख कराना है। जो हर में दिया है 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ क्लियरली दिया है कि एक्स वाई का गुणनफल -1 के इक्वल टू नहीं है, अदरवाइज ये तो इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन। तो उस आप अवकलन के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं, पुराने वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि अवकलन हमने चैप्टर को कैसे पढ़ा है। रिपीट कर लीजिए, आपका दिमाग रिमाइंड हो जाएगा, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। तो आपने ये लिख लिया dy/dx दोनों तरफ। अब आपके पास यहाँ गुणा लग रहा है तो गुणा का चिन्ह लगा का आप अवकल समीकरण लगाएंगे। तो यहाँ पर गुणा का नियम लगाने से पहला वाला अवकलन, किसी को भी आप पहला और सेकंड मान सकते हैं। फर्स्ट इज सेम सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इज सेम पहले का अवकलन, ये लगा दिया। यहाँ पर d/dx log y करेंगे तो ये y का टर्म से बच्चों और d/dx c है। तो आप देख रहे हैं कि ये x dy/dx
प्लस वाई और डी अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये वाई के है टर्म्स और ये एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है हमको, तो हम उसको यहाँ पर बैलेंस बनाते हैं डी अपॉन डी वाई लॉग वाई। ये डी वाई जो है इसको यहाँ बैलेंस करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स और कांस्टेंट टर्म्स का अवकलन 0 हो जाता है। उस स्थिति में अब आगे हम हल करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हुआ एक्स डी वाई अपॉन इस क्वेश्चन में चूंकि डी वाई अपॉन डी एक्स को वाई डैश लिखा तो मैं भी इसको वाई डैश लिख लेती हूँ प्लस वाई इक्वल टू या लॉग वाई का हो जाएगा 1 अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स को लिख रहे हैं हम वाई डैश। तो अब हम वाई डैश वाले टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं। तो हमने वाई डैश के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, तो हम वाई डैश को कॉमन निकाल लेते हैं। तो x माइनस 1 अपॉन वाई ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन निकला, ये माइनस वाई हुआ। तो यहाँ से दिख रहा है वाई डैश का टर्म्स एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस वाई हुआ। तो यहाँ पर इसको लेकर चले आएंगे तो वाई डैश बराबर हो गया वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस वाई। ये माइनस को हम बैलेंस कर लेते हैं, माइनस को नीचे ले आते हैं तो हमारा ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। तो यही हमको प्रूव करना था कि उसका अवकल समीकरण है। तो ये दूसरा टाइप का प्रश्न अब हमने किया कि हमको प्रश्न में क्या दिया रहेगा, प्रश्न में भी अवेलेबल रहेगा, आंसर भी अवेलेबल रहेगा और आपको पता लगाना पड़ेगा कि उस समीकरण का अवकल समीकरण वहाँ पर वही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अब तीसरा किस टाइप का प्रश्न आएगा, आपको प्रश्न में दिया रहेगा एक समीकरण y बराबर करके उसके संगत अवकल समीकरण ज्ञात करने बोलेगा। अब अवकल समीकरण ज्ञात करना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, तो परंतु एक बार अवकलन करना है 2 बार अवकलन करना, आपको कैसे पता चलेगा? वहाँ जितने कांस्टेंट टर्म्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि दो कांस्टेंट टर्म्स है तो आप जानते हैं कि दोनों कांस्टेंट टर्म्स को हटाने के लिए 2 बार अवकलन करना पड़ेगा ताकि 2 समीकरण मिले और उसको सॉल्व करके आप ए और बी की वैल्यू को हटा सके। तो यहाँ पर ए और बी 2 कांस्टेंट टर्म्स दिया है तो आपको 2 बार अवकलन करना है, ये क्लियर हो जाएगा। तो आपको तीसरा टाइप का क्वेश्चन बताने जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर y बराबर हमको दिया है a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 3x। अब x के सापेक्ष अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हम, तो लगा दिया हमने यहाँ पर dy अपॉन dx। अब देख लीजिए a के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो a कांस्टेंट टर्म्स है आपका, e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x आता है और आप जानते हैं इसको t लेकर जब हम करते हैं तो 2x का अवकलन दोबारा करेंगे तो ये 2 आएगा। फिर यहाँ b का कांस्टेंट टर्म्स e की पावर माइनस 3x का अवकलन e की पावर माइनस 3x, इसका पुनः अवकलन करेंगे माइनस 3 का तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3। तो ये हो गया हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 सामने लिख ले रही हूँ a e की पावर 2x माइनस 3b e की पावर माइनस 3x। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। पुनः अवकलन करने पर 2 बार अवकलन करना है, पुनः अवकलन करने पर तो इसका पुनः अवकलन करेंगे तो आप इसके सामने डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा। लगाने के पश्चात आप इसके सामने भी डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे तो आपके पास है 2a e की पावर 2x माइनस 3b e की पावर माइनस 3x। आप स्टेप्स लिखेंगे तो ये हो गया आपके पास डबल अवकलन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अब आपके पास जब इसका अवकलन अलग अलग करेंगे तो ये 2a आपके पास 2a कांस्टेंट टर्म्स हैं तो ये और e की पावर 2x का e की पावर 2x आ जाएगा और इसका पुनः अवकलन करेंगे तो 2 आएगा। माइनस 3b अचर पद है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। e की पावर माइनस 3 का अवकलन करेंगे तो e की पावर माइनस 3 आएगा, इसका पुनः अवकलन करते हैं हम तो माइनस 3 आ जाता है आपका। तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हुआ 4a e की पावर 2x, ये हुआ माइनस माइनस प्लस 6 3 3 9 b e की पावर माइनस 3x। समीकरण नंबर हुआ 3। तो अब आपको 2 बार अवकलन हो गया। अब हमको आंसर अवकल समीकरण वो होता है जिसमें कांस्टेंट टर्म्स आपका अवेलेबल नहीं होना चाहिए, नहीं दिखाई देना चाहिए। तो जनरली क्या किया जाता है कि हमारे पास ये जो अवकल समीकरण आता है इन दोनों से ए बी का मान निकाल के इसमें रख दो, या इन दोनों से ए बी का मान निकाल के इसमें रख दो, या इन दोनों से ए बी का मान निकाल के इसमें रख दो। आपके पास कई मेथड होता है, परंतु कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे अवेलेबल हो जाते हैं कि हमको लॉन्ग मेथड में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखिए, ये 2 और 4 को मैं ऐड कर दूं तो
तो ये इन दोनों को राइट हैंड साइड को ऐड करती हूँ तो 6 मिलता है, और इन दोनों को भी ऐड करती हूँ तो 6 मिलता है। यदि मैं दोनों का 6 को कॉमन निकालती हूँ तो a e की पावर 2x b e की पावर -3x मिलता है। जो ये क्वेश्चन यही आता है और मैं उसकी जगह y रख दूंगी तो यहाँ पर सडनली एक झटके से y क्या हो जाएगा, सॉरी a और b हट जाएगा। तो यहाँ पर हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 2 का बायां पक्ष है dy/dx और समीकरण 3 का बायां पक्ष है d²y/dx²। अब आप जब उसको जोड़ रहे हैं ध्यान से देखिए, इसको और हम इसको जोड़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ते वक्त 4 और 2 ये 6 a e की पावर 2x आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 में से 3 गया प्लस 6 b e की पावर -3x आ रहा है। तो यहाँ से 6 को कॉमन निकाला तो a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -3x आया, और ये बन गया हमारे पास क्या, समीकरण 1 से y। तो हमारे पास ये अवकल समीकरण अवेलेबल हो जाएगा जिसमें आपके पास कहीं पर भी a और b अवेलेबल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, उसमें दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि फलन y बराबर ये और अवकल समीकरण इसका हल है। जब आपके पास प्रश्न भी अवेलेबल हो, अवकल समीकरण भी अवेलेबल हो, तो आप इस प्रश्न को हल करके अवकल समीकरण में बदलिए, बहुत आसानी से हो जाता है ये। परंतु ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो y बराबर दिया है, जो अवकल समीकरण दिया उसमें एक बार अवकलन है, यानी कि आपको एक ही बार अवकलन करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट इसमें एक ही है। तो अब हम हल कर रहे हैं, हमारे पास प्रश्न है y बराबर 2x² - 1 प्लस c e की पावर -x² है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा, बायां पक्ष हो जाएगा dy/dx हो गया हमारे पास। इसका अवकलन करते हैं तो 2 हो गया, x² का अवकलन 2x हो गया, -1 का 0 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर प्लस c कांस्टेंट टर्म से e की पावर -x² का e की पावर -x² होता है। इसका पुनः अवकलन करेंगे तो आपके पास -2x आ जाएगा। तो ये हो गया आपका अवकलन। इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं तो dy/dx = 4x हो गया, ये हो गया -2cx e की पावर -x², ये हमने लिख लिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सिद्ध करना है उसमें ध्यान से देख लीजिए, बार बार देखिए इसको, इसमें कहीं पर भी e की पावर -x² कहीं अवेलेबल नहीं है। तो अब हम इसको यहाँ से इस पद को हटाना, तो इसको हटाने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसकी मदद ले लेंगे, यानी कि हम समीकरण नंबर 1 की मदद ले लेंगे। तो यहाँ से c के साथ, यानी कि इसको मैं काम करती हूँ 4x, यहाँ पर -2x को अलग करके c e की पावर -x² को ऐसा लिख ले रहे हैं, और इसके मान को हम समीकरण नंबर 1 से हटा देते हैं, 1 से, ताकि हमारे प्रश्न में वो दिखे ना और हमारा आंसर बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए। तो ये हुआ -2x, और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालने के लिए पद को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए। तो ये y -2 ब्रैकेट में है x² - 1 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया, हमने इसकी वैल्यू को लिख लिया। अब आप इसको हल कर लीजिए थोड़ा सिस्टमेटिकली, क्या जो बोल रहा है वो जिस फॉर्म में लेकर आना है। ये हो गया -2xy, अब इसको खोल दीजिए आप, तो ये हो जाएगा ये +4x हो जाएगा, और ब्रैकेट में x² - 1 है। तो और हल कर लीजिए, dy/dx = 4x - 2xy, इसको खोलेंगे तो +4x³ - 4x आएगा, +4x - 4x कट गया, तो आपके पास हो गया dy/dx, और यहाँ पर ये -2xy इस तरफ आके +2xy, और आपके पास हो गया 4x की पावर 3। तो आपके पास जब प्रश्न में y भी अवेलेबल हो, dy/dx का भी अवेलेबल हो, तो आप देखते रहिए कि कौन से पद को हटाना है और समीकरण की मदद से हेल्प करके उसको इजीली हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिया मैंने, सिद्ध कीजिए y बराबर ये दिया a cos log x प्लस b sin log x, और उसका अवकल समीकरण इस फॉर्म में लेकर आना है, हल करना है। तो यहाँ पर जो अवकल समीकरण हल करना है उसमें कहीं पर भी साइन और कॉस या लॉग का कोई भी टर्म्स नहीं है, तो हमको उसी के अनुसार सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि कैसे हल होगा। तो y का मान दिया है a cos log x प्लस b sin log x, तो आप देख रहे हैं कि कोण की जगह साइन और कॉस के कोण की जगह log x है, यानी कि फलन का फलन है। जब आप x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो आप फलन के फलन का ही नियम लगाएंगे, जो मन के अंदर हम t मानने वाला मेथड पिछले वीडियो में देख चुके हैं, उसी को देखेंगे हम। एक कांस्टेंट टर्म्स है, तो हमने यहाँ पर कैसे करते थे बच्चों, उस स्थिति में कॉस इसको मन के अंदर लेते थे t, तो कॉस t का हो जाता है -sin t, तो -sin t। तो अब हम ले रहे हैं इसमें, तो मन के अंदर जब t माना हमने, तो
तो ये ए कॉस टी का माइनस साइन टी, जिसको टी बोल रहे हैं, टी को लॉग एक्स को मन के अंदर टी बोला तो उसको टी की जगह लिखते जाइए, और जिसको टी मानते डी टी अपन डी एक्स लेते हैं तो टी की जगह लॉग एक्स लिख लिया। प्लस यहाँ पर आया बी। अब यहाँ पर पुनः फलन के फलन में टी माना हमने, तो ये हुआ साइन टी। साइन टी का होता है कॉस टी, और जिसको डी अपॉन डी एक्स, जिसको टी माना उसको लिख लिया हमने, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हुआ माइनस ए साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अवकलन हुआ 1 अपॉन एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स, और इसका लॉग एक्स का अवकलन हुआ 1 अपॉन एक्स। तो दोनों में 1 अपॉन एक्स कॉमन निकाल के इस तरफ ले जाते हैं बच्चों, तो ये हो गया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और हमारा राइट हैंड साइड हो गया माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। तो एक बार अवकलन हो चुका है बच्चों। अब हम क्या काम करेंगे, प्रश्न में देख रहे हैं आपको पुनः अवकलन करना पड़ेगा। डबल अवकलन हुआ है, डबल अवकल गुणांक है, तो पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, तो यहाँ पर आप लगाएंगे डी अपॉन डी एक्स, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड में भी लगाए तो राइट हैंड साइड में भी लगाएंगे, सेम वही नियम लगा लेते हैं हम। यहाँ पे माइनस ए अचर पद है, इसको टी माना तो साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, टी की जगह लॉग एक्स, और जो उसको टी माना डी अपॉन डी एक्स तुरंत उसके सामने लगा लीजिए। प्लस ये बी अचर पद है कॉस टी का, इसको कॉस टी बोला तो कॉस टी का होता है माइनस साइन टी, जिसको टी बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए, और डी अपॉन टी एक्स, जिसको टी माना है। तो ये एक तरीका होता है, बिना हमको टी को स्टेप्स बिना लिखे भी हम कर सकते हैं। जब लंबा प्रश्न हो तो आप इस प्रकार के शॉर्टकट मेथड में जा सकते हैं। तो यहाँ गुणा का नेम लगाइए आप बच्चों, इसको फर्स्ट बोल रहे हैं, उसको सेकंड फलन बोलूँगी, तो फर्स्ट इज सेम, सेकंड का अवकलन, इसका जब अवकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो डी हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकंड इज सेम डी वाई अपॉन डी एक्स सेम, और एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये माइनस ए कॉस लॉग एक्स है, और लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, उसको नीचे लिख लिया, माइनस बी ये साइन लॉग एक्स है, और लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, ये एक्स एक्स है जो कॉमन निकाल के उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस इसके साथ भी एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और दोनों से माइनस को कॉमन निकालेंगे तो आपका दिखता है माइनस ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। तो अब राइट हैंड साइड को ध्यान से देखिए, ये आपके पास प्रश्न लेफ्ट हैंड साइड तो ये सेम रहेगा, और राइट हैंड साइड ये प्रश्न बन गया है y, तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये आपका आसानी से सिद्ध हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, y बराबर ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर x प्लस सी के लिए अवकल समीकरण की रचना कीजिए। तो ये पिछले प्रश्न में हमको अवकल समीकरण दिया रहता था, इसमें अवकल समीकरण की रचना करनी है, अवकल समीकरण नहीं दिया है। तो आपको इस टाइप के प्रश्न जब आते हैं तो आप कॉन्स्टेंट टर्म्स को देखिए, ए बी सी 3 कॉन्स्टेंट टर्म्स है, तो आप समझ जाइए आपको 3 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो आप पहली बार अवकलन करेंगे तो प्रश्न लिखा मैंने y ए की पावर 2x प्लस बी ई की पावर x प्लस सी, अवकलन करने पर x के सापेक्ष, तो हमने लिख लिया इसको डी वाई अपॉन डी एक्स। अवकलन करने के लिए ए लिखा, ई की पावर 2x का अवकलन, ई की पावर 2x, इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस बी कांस्टेंट टर्म से ई की पावर x का अवकलन, ई की पावर x अचर पद कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो ये सी कांस्टेंट 0 हो गया। एक बार अवकलन हो गया, पुनः अवकलन करने पर कर लेते हैं, एक बार हो गया है, दोबारा करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपन हो गया डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2a अचर पद है, यहाँ पर ई की पावर 2x का ई की पावर 2x को फिर से करेंगे तो ये हो गया 2 प्लस बी ई की पावर x का हो जाएगा ई की पावर x, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब पर पुनः अवकलन, तीसरी बार अवकलन करना है, पुनः अवकलन करने पर ये हो गया डी की पावर 3y अपॉन डी एक्स क्यूब, ये हो जाएगा, ये अचर पद है 4a, और इसमें ई की पावर 2x का ई की पावर 2x, इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस बी ई की पावर x, समीकरण नंबर ये 4 हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि हमको एक ऐसा समीकरण निकालना है जिसमें ना a हो, ना b हो और ना c हो।
तो अब हम सबसे पहले काम करते हैं कि समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा देते हैं। तो 4 में से आप 3 को घटाइए। घटाने का रीज़न ये है कि हमारे पास कम से कम b हट जाएगा, दोनों में b सेम है। तो 4 में से 3 को माइनस कर रहे हैं तो ये 4 ये है आपके पास d⁻3y/dx³ माइनस d²y/dx²। ये लिख लिया दोनों का। अब इसमें से देख लीजिए, 4 में से 3 माइनस करें तो ये 4 दूनी कितना है 8 है, और ये 2 दूनी 4 है। तो 8 में से आप 4 को माइनस कर रहे हैं तो 4a⁻2x आएगा, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कट जाएगा, समीकरण नंबर 5 हो गया। तो हमने इसमें से इसको घटा के b को हटा दिया। सेम तीसरे में से दूसरे को घटा कर भी b को हटा सकते हैं। तो दूसरा स्टेप्स कर लीजिए कि 3 में से 2 को घटा लीजिए। तो 3 वाला समीकरण ये है, 2 का समीकरण ये है, इसमें से इसको घटाइए। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए d²y/dx² में से माइनस कर रहे हैं। तो समीकरण 3 में से हम समीकरण 2 को घटा रहे हैं। तो समीकरण 3 ये है बच्चों, समीकरण 2 ये है। तो समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड साइड में से समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड हमने घटा लिया। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 हो रहा है यहाँ पर, और ये 2 है। तो 4a में से यहाँ पर 2a को घटाएंगे तो मिलेगा 2a⁻2x मिलेगा, और इस पद में से इस पद को घटाएंगे तो सेम होने के कारण ये कैंसिल हो जाएगा। समीकरण नंबर हो गया 6। तो हमारे पास हमको क्या काम करना है, हमको एक ऐसा अवकल समीकरण प्राप्त करना है जिसमें ना a हो, ना b हो, ना c हो। तो हमारे पास तो 3 ठो ऐसा समीकरण मिल चुका था जिसमें c नहीं था। हमने क्या काम किया, उसको घटा के 2 ऐसा अवकल समीकरण लेकर आ गए जिसमें b भी नहीं है। अब हमको a को हटाना है। तो हम एक काम करते हैं, इसका मान, इसको 4 को 2 गुणित 2 करके हम यहाँ पर इसका मान रख देते हैं, यानी कि 6 का मान 5 में रखने पर ये तीसरा स्टेप्स हो जाएगा हमारा बच्चों। तो ये हमारे पास हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया d⁻3y/dx³ माइनस d²y/dx² बराबर 2 लिखा हमने। और इस पूरे की जगह आप ये मान रख लीजिए, कितना है ये d²y/dx² माइनस dy/dx, याद रख लिया हमने। तो एक ऐसा अवकल समीकरण मिल जा रहा है जिसमें हमारे पास a b c तीनों टर्म्स नहीं है। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए आप। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये -2 इस तरफ आके हो जाएगा, तो ये -3 बार हो जाएगा, -3 d²y/dx² हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर ये -2 है तो इस तरफ आके हो जाएगा +2 dy/dx। तो ये आंसर प्राप्त हुआ। एक ऐसा अवकल समीकरण प्राप्त हो गया आपको जिसके पास जिसमें a b c अवेलेबल नहीं है। तो अब हमने इस आज की वीडियो को लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। ये वीडियो को आपको पसंद आया होगा। अवकल समीकरण बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं हम। y बराबर दिए e⁻m sin इनवर्स x और अवकल समीकरण दिया हुआ है। तो जब इस टाइप का देता है अवकल समीकरण तो आपको देख कर ही समझ में आता है कि इसको 2 बार अवकलन करना है। तो y बराबर m e⁻m sin इनवर्स x ले लिया, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो हम दोनों पक्ष में d/dx लगा ले रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जब फलन का फलन रहता है उस कंडीशन में आपको मन के अंदर t लेकर करना है। तो e⁻t हुआ, तो e⁻t का अवकलन e⁻t होता है बच्चों, और जिसको t मानते हैं उसके सामने d/dx तुरंत लगा लेते हैं। ये हो गया हमारे पास d/dx m sin इनवर्स x। अब इसको थोड़ा सा और हल करिए, dy/dx इक्वल टू, ये हम चाहें तो उसको m भी y भी लिख सकते हैं प्रश्न से, अभी लिख लेंगे नेक्स्ट उसमें स्टेप्स में ताकि क्वेश्चन छोटा हो जाए। इसमें m अचर पद है और साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/रूट के अंदर 1 - x²। तो हमने क्या काम कर लिया, समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। ये जो हर है, जनरली जब भी हर में हो तो भाग करने के बजाय इसको यहाँ पे एक काम करिए कि गुणा में ले जाइए। तो वर्गमूल के अंदर 1 - x² हो गया, और ये हो गया dy/dx। और यहाँ पर आपको मिला तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको आप प्रश्न से, यहाँ के प्रश्न से देख रहे हैं, इसकी जगह y लिख सकते हो तो my हो जाएगा। तो ये my हो गया। कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1। हम इक्वेशन 1 से छोटा बना ले, तो जितना छोटा बना सकते हैं आप क्वेश्चन को छोटा बनाते चले जाइए। अब मेरे को लग रहा है कि वर्गमूल है, तो वर्गमूल की प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्ष में वर्ग करने पर करेंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, तो 1 - x²।
और ये डी वाई अपॉन डी एक्स का पूरे की घात 2 हो जाएगी और यहाँ एम स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम सब खत्म हो गई है। हमने यहाँ डिवाइड को भी हटा दिया है, वर्गमूल के साइन को भी हटा दिया है, टर्म्स को भी छोटा बना लिया है। अब पुनः अवकलन करते हैं हम। पुनः अवकलन करने पर तो बाएं पक्ष में देख रहे हैं कि आपके पास गुणा का नियम लग जाएगा। ये फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन है, तो फर्स्ट इज सेम 1 माइनस एक्स उसके सेम डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन करेंगे आप, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स सेम, ये जो पद है सेम, और अवकलन करेंगे पहले वाले का, तो पहला वाला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया हमने, और बराबर एम स्क्वायर तो अचर पद है बच्चों, और डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर हुआ। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हमने, इसमें इसको टी मानना पड़ेगा बेस को। बेस को जब आप टी मान के करेंगे तो टी की पावर 2 का अवकलन होता है 2t, तो ये 2 ये हुआ t, और जिसको टी मानते हैं उसके सामने तुरंत डी वाई अपॉन डी एक्स लगा लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स लगा लेते हैं। तो हमने इसको टी माना तो उसके सामने डी अपॉन डी एक्स लगा लिया, तो इसका अवकलन खत्म हो गया ये, प्लस ये डी वाई अपॉन डी एक्स पूरी की पावर होल स्क्वायर है। अब इसका अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का -2x हो गया, यहाँ पर एम स्क्वायर है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं y के सापेक्ष है और ये x है, तो आप यहाँ पर इसको डी अपॉन डी वाई वाई स्क्वायर करिए और यहाँ पर बैलेंस बना लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पूरे के पूरे अवकलन के कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने चाहिए आपको, तो क्वेश्चंस बनते चले जाते हैं बच्चों। तो अब हम लिख रहे हैं इसको सेम टर्म्स को पिछले पेज में भी लिख लेते हैं, तो रिपीट लिख किया है मैंने। अब आप देख रहे हैं कि इसको आगे हल करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स का दोबारा अवकलन करते हैं आप, तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो -2x को सामने लिख ले रही हूँ मैं, और डी वाई अपॉन डी एक्स 2 टाइम्स है तो होल स्क्वायर है इसका। यहाँ पर आपके पास है एम स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए जो पद मिला उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स तीनों टर्म्स में है, 3 पद है, सब में 2 भी है, तो आप 2 डी वाई अपॉन डी एक्स से भाग दे दीजिए ताकि सब छोटा बन जाए। भाग देने पर तो तीनों से ही पद को हटा दीजिए, तो आपके पास क्या मिल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, इससे तो भाग दे दिया, यहाँ पर मिला डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, -2 तो हटा दिया, एक्स बचा, डी वाई अपॉन डी 2 टाइम्स से 1 हटा दिया तो 1 बचा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से हमको मिला एम स्क्वायर, और ये 2 और डी वाई अपॉन डी एक्स को हटाने से मिल गया 2 एम स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो हमको सिद्ध करना था ये 2 हट गया है बच्चों, एम स्क्वायर वाई, और लेफ्ट हैंड साइड में इसको ले आएंगे तो ये माइनस लगा के यहाँ पर 0 लिख लीजिए, तो ये इस प्रकार हमको हमारा पद सिद्ध हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सेफ रहिए।